व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर मूवी से क्यों चिढ़ गया पाक प्रेमी गैंग। और भाई साहब काफी तगड़ी वीडियो होगी और काफी लोगों की भाई इसमें पोल भी खुलने वाली है, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। धुरंधर फिल्म देखकर कुछ लोगों की जली ना। और देखिए दोस्तों, हिंदी मूवी कितनी अच्छी है अगर आपको ये पता करना है तो उसका सिंपल तरीका है, सोशल मीडिया पर जाइए और इंग्लिश में अगर कोई फिल्म रिव्यू करने वाली दीदी अगर हिंदी फिल्म को इंग्लिश में बुरा बोल रही है तो ज्यादा चांस है कि फिल्म अच्छी ही होगी, जाकर तुरंत देखिए। तो धुरंधर फिल्म पे जनता का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है, कई लोग रिएक्ट कम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पाई लाइफ, यानी जासूसों की जिंदगी। जासूसी जिंदगी को बॉलीवुड ने इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया है कि वो जासूसी फिल्में छोड़कर सब लगती हैं जो नहीं होना चाहिए। 6 पैक एप्स, महंगी लाइफस्टाइल, बीच और महंगे लोकेशंस पर गाने, अनरियलिस्टिक एक्शन सेट पीसेस और एंड में वही घिसी-पिटी देश बचाने वाली कहानी, जिनको पहले भी हम 100 बार देख चुके हैं। बेसिकली जिस टेम्पलेट पर हमारे यहाँ स्पाई फिल्में बनती हैं वो इतनी आउटडेटेड और डम्ब हो चुकी हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पर घसीटने की कोशिश होती है। ये थी वही मूवी। दूसरी तरफ धुरंधर फिल्म इनमें से कुछ भी नहीं करती। देश के लिए जासूसी करना सुनने और सोचने में जितना एडवेंचरस लगता है, असल जिंदगी में उसको जीना मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। फिल्म के अंदर आईएसआई के एजेंट इकबाल जिस तरह से इंडियन जासूसों को टॉर्चर करके मारता है वो बेहद दर्दनाक है। उसी जगह भारत का दूसरा जासूस भी खड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो मिशन पर निकला हुआ है। उसको पता है कि उसकी जिंदगी की कीमत पर पूरा मिशन टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले 10 बंदों को पेल नहीं सकता, बिल्कुल मार सकता है। उसकी ट्रेनिंग भी इसी बात की हुई है, लेकिन उसका मिशन उसके किसी भी एडवेंचर से ऊपर है। ये फीलिंग किसी डायरेक्टर ने सालों बाद स्क्रीन पर दिखाई है। फुल क्रेडिट टू आदित्य धर। वहीं इंडियन जासूस अपने यहाँ 26/11 आतंकी हमले का जश्न मनाते हुए अपने सामने आतंकियों को देख रहा है, उसे जश्न में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में खुद को संभालने के लिए अंदर लोहे का जिगर होना चाहिए दोस्तों। धुरंधर इन सारी चीजों को दिखाती है। धुरंधर उस मजबूरी और गुस्से को भी दिखाती है जब एक सबसे बड़ा आतंकी हमला रोका जा सकता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की लापरवाहियों की वजह से वो हमला कामयाब हो जाता है। उस मिशन पर लगे जासूसों के लिए कितनी दर्दनाक और गुस्से वाली बातों की सोचिए, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिल्म में जब भारत के रक्षा सुरक्षा सलाहकार सान्याल साहब हाईजैक प्लेन के बदले आतंकियों को छोड़ने वाले फैसले पर नेगोशिएशन करने के बाद रिपोर्ट करने जाते हैं तो उनकी आवाज के अंदर बैठा ठहराव और उनका डेड आई साइलेंस चिल्लाता है। ऐसी मजबूरी जहां एक डायलॉग में यह भी कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही हैं, पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। यही बातें धुरंधर को किसी और स्पाई फिल्म से बहुत ज्यादा अलग बना देती है। इस फिल्म में कोई भी लड़की मॉरिशस के बीच में बिकनी पहने नाच नहीं रही है, जबकि पाकिस्तान के लियारी इलाके की रॉ रियलिटी दिख रही है। इसी अलग चीज की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ है, और सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है कुछ लोगों को कि इसमें पाकिस्तान को बैड लाइट में क्यों दिखाया। देखिए दुनिया में ना टोटल 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, इनमें से किसी भी भाषा में बोलकर आप ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। आज तक इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। कम ऑन, मतलब उसका एक्जिस्टेंस ही हमें खत्म करने के लिए है। जब घर में आग लगी हो तो माउथ ऑर्गन बजाने से कुछ नहीं होता भैया, हेलो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लो, वहां की मीडिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत में कोई फिल्म ही नहीं बनती, न चलती है। इंडिया की 5 ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में किसी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। कोई बताए पड़ोसियों को टॉप 10 में चले जाइए तो मुश्किल से पाकिस्तान को दिखाने वाली फिल्में उनमें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस बात को हाइपर नेशनलिज्म बोल देते हैं। मैं कहता हूँ ये हाइपर नेशनलिज्म होता क्या है। एक स्पाई सब्जेक्ट पर बन रही फिल्म में रॉ और आईएसआई के एजेंट में लव एंगल दिखा दो, वो सबको हजम हो जाता है, जबकि ये दुनिया में और कहीं पॉसिबल नहीं है। धुरंधर को छोड़िए, जो भी फिल्म पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखाती है उसको हाइपर नेशनलिज्म बोल दिया जाता है। इन्हीं लोगों पर सान्याल साहब का वो डायलॉग फिट बैठता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। हेलो। और सच ये है दोस्तों कि आज कुछ सेक्शन ने देशभक्ति को भी ना सेंसर बोर्ड के अंडर ला दिया है। अगर उनके तय फ्रेम में फिट हुआ तो लिबरल देशभक्ति, और अगर नहीं हुआ तो हाइपर नेशनलिज्म का आरोप वो लगा देते हैं। जो लोग विदेश की धरती पर भारत की बुराई को इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस समझते हैं, वो अपने यहाँ भारत की अच्छाई पर बोले जाने वाले हर शब्द को प्रोपेगेंडा बता देते हैं। यानी भारत का सम्मान उनके एजेंडे पर निर्भर है, देश पर नहीं। इतिहास गवाह है कि देश के लिए बोलने वालों को हमेशा नाम बदल बदल कर पुकारा गया है। आजकल उन्हें हाइपर नेशनलिस्ट बोला जा रहा है। अभी बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, वो रिपोर्ट जिसमें एक रिपोर्टर पाकिस्तान के उस लियारी इलाके में पहुंच गया जहां पर ये फिल्म बेस्ड है। कौन सी फिल्म? अरे धुरंधर की बात हो रही है। हेलो। लियारी का वो इलाका जहां पाकिस्तान के गैंगस्टर्स और आतंकियों को हथियार से लेकर वो सब कुछ मिलता था जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। अब जरा सोचिए, उस मीडिया एजेंसी का कोई रिपोर्टर बहावलपुर या नूर खान बेस पर आज तक नहीं पहुंच पाया जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंटरनेशनल चैनल वाले हाफिज सईद के ठिकानों और उन आतंकियों के बेस कैंप पर नहीं पहुंच पाए जहां आईएसआई उन्हें बैक करती है।
लेकिन एक फिल्म की 20 साल पहले की टाइमलाइन में उंगली करने के लिए ये लोग आज कैमरा और माइक उठा के उस इलाके में पहुंच गए। वाह शैम्पी वाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये रिपोर्टर और चैनल अगर चाहता तो उस सच को भी ढूंढने में लग सकता था कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी के जाली नोट बनाकर न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया बल्कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मिलिटेंट्स को फंड भी किया। लेकिन ना, ये सब इनको थोड़ी ना करना है। फिल्म के अंदर जब इकबाल ये कहता है कि हमने तो सोचा था हिंदुस्तानी इतने बड़े हमले के बाद जवाब देंगे, लेकिन ये तो चुप बैठ गए। भले ही ये फिल्म के अंदर एक एक्टर अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए डायलॉग बोल रहा हो, लेकिन ये बात सबके मन में चुभती है कि इतने बड़े हमले के बाद पाकिस्तान को सालों तक याद रखा जाने वाला सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन इस एक चीज ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल भी तोड़ा, क्योंकि सबक नहीं सिखाया गया। फिल्म के अंदर सान्याल साहब एक नेता की रिपोर्ट भी अपने स्पाई से लेते रहते हैं जो सीधे गद्दारी कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो पावर में होता है तो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। वहां भी उनको उम्मीद होती है कि समय बदलेगा और हम इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन फिल्म के इस आर्टिस्टिक अप्रोच की तारीफ नहीं हो रही है, सबको इसमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। हर चीज में दुख हुई है ना, सब उसमें प्रोपेगेंडा है। फिल्में खुद हमारे देश से नफरत की बुनियाद पर बनती हैं। हाँ। अरे फिल्में छोड़ो, पूरा देश और हमारे से कोई नफरत की क्रिटिसाइज बुनियाद नहीं पर करता, बना वो है। सब एक खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये सही देश की है। सच्चाई है कि हमारे यहाँ आर्ट हो, लिटरेचर हो या कुछ और, सब जगह पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। हम नफरती लोग नहीं है, उल्टा हम उस नफरत के शिकार हैं जो पाकिस्तान ने हम पर बरसाया है और उसको उस चीज के लिए कोई रिग्रेट भी नहीं है। लेकिन जब भी हम उसकी सच्चाई दिखाते हैं, हमारे यहाँ कभी वो हाइपर नेशनलिज्म हो जाता है तो कभी इस्लामोफोबिया फैलने लगता है। कौन सा इस्लामोफोबिया है? लो, ये पाकिस्तानी ही थे जिन्होंने कश्मीर के एक जवान राइफलमैन औरंगजेब को मारा था। 2018 में पुलवामा के पास उन्हें आतंकियों ने अगवा करके गोली मारी थी जब वे ईद पे घर जा रहे थे। वो 44 आरआर से जुड़े थे और पुलवामा हमले में एक्टिव रहे थे, इसीलिए पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने उन्हें टारगेट किया। ऐसा ही उमर फयाज के साथ भी हुआ। देश के पहले कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फयाज को 9 मई 2017 को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के शोपियां इलाके में उनके चचेरे भाई की शादी के दौरान आतंकियों ने अगवा कर लिया था। वे राजपूताना राइफल्स में तैनात थे, मात्र 22 साल के थे और दिसंबर 2016 में एनडीए से पास आउट होकर कमीशन हुए थे। छुट्टी पर बिना हथियार आए थे। 5-6 मास्कधारी आए, आतंकी घर में घुसे, दुल्हन के पास बैठे उन्हें बाहर घसीट कर ले गए। आतंकियों ने उमर को चचेरे भाई के घर से रात करीब 10 बजे उठाया। परिवार डर के मारे तुरंत रिपोर्ट भी नहीं कर सका, उम्मीद कर रहा था कि वो लौटा देंगे। अगली सुबह 10 मई को शोपियां के हरमैन गांव में उनका गोलियों से छलनी शव मिला। सिर और पेट में गोलियां मारी गई थी, यातनाओं के निशान भरे पड़े हुए थे। ये लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का जॉइंट हमला था जो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मुखबिरी से ही संभव हुआ। अब आप सोचिए कि कहां से इस्लामोफोबिक है लोग। उल्टा ऐसा बोलकर आप पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देते हैं। वो तो चाहते ही कि हमारे यहाँ सोसाइटी बढ़ती रहे। कम से कम इस्लामोफोबिया कहने से पहले उमर फयाज और राइफलमैन औरंगजेब के बारे में तो सोच लेते, पर नहीं सोचेंगे ये लोग। अब वापस धुरंधर पर आते हैं दोस्तों। जिस तरीके की ये स्पाई थ्रिलर मूवी है, हमारे उन अनसंग हीरोज को ये सल्यूट करती है जिनका ना हमें नाम पता, ना जिनकी पहचान हमें पता, लेकिन वो फिर भी देश के लिए इतना बड़ा रिस्क मोल लेते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जासूसी करते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। ऐसे लोगों को सम्मान देने की बजाय लोग इनको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और हाइपर नेशनलिज्म बोल रहे हैं। अब आप दुनिया में और कहीं चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देशों ने अपनी सॉफ्ट पावर से अपनी खुफिया एजेंसियों को टॉप क्लास पोर्ट्रे किया है। अमेरिका ने हॉलीवुड के माध्यम से सीआईए को जेम्स बॉन्ड जैसे हीरो के रूप में एस्टैब्लिश किया, जहां एजेंसी को हमेशा इंटेलिजेंट, मॉरल और विक्टोरियस दिखाया जाता है। फिल्में जैसे आर्गो, जीरो डार्क 30 और द सम ऑफ ऑल फियर्स सीधे सीआईए के सहयोग से बनी है, जहां एजेंसी ने स्क्रिप्ट बदली, सेट पर सलाह भी दी और टॉर्चर जैसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को जस्टिफाई भी की। पेंटागन और सीआईए ने सैकड़ों फिल्मों में हेल्प किया है, जिससे पब्लिक में एजेंसी की छवि मजबूत हुई है। चीन की बात कर लो, अपनी खुफिया एजेंसियों को चाइनीज ड्रीम्स और नेशनलिज्म से जोड़कर उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, जहां हर फिल्म से पहले सरकारी वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें जैकी चैन जैसे स्टार्स पार्टी की तारीफ करते हैं। वुल्फ वॉरियर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में चीनी सैनिकों और जासूसों को अफ्रीका में अमेरिका के खिलाफ विक्टोरियस दिखाती हैं, जबकि हॉलीवुड को बाजार के प्रेशर से अफेक्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने 100वीं एनिवर्सरी पर कोरियन युद्ध वाली फिल्में बनवाई, जहां अमेरिका को विलन बनाया गया। रशिया ने सोवियत काल से केजीबी को रूसी बॉन्ड के रूप में पोर्ट्रे किया, जिनको यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्में बनाई गई। शील्ड एंड द सॉर्ड और 17 मोमेंट्स ऑफ स्प्रिंग जैसी फिल्में व्लादिमीर पुतिन को केजीबी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने वाली थी, जहां जासूसों को देशभक्त और स्मार्ट दिखाया गया। पुतिन युग में एफएसबी को बुक्स और फिल्में ग्लोरीफाई करती रही और स्टालिन के अतीत को व्हाइट वॉश करती चली गई। और इधर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत में रॉ एंड आईबी को पठान और टाइगर जैसी फिल्मों में जेम्स बॉन्ड स्टाइल एक्शन करके हीरो बनाया गया, लेकिन पूर्व रॉ चीफ्स ने इन्हें समय की बर्बादी और अनरियलिस्टिक बताया ऐसी फिल्मों को।
जैसे किसी एजेंट का आईएसआई लड़की के साथ रोमांस या डबल एजेंट हो जाना। इन फिल्मों में कोई गवर्नमेंट हेल्प या प्रोपेगेंडा नहीं था, न ही कोई स्टोरी डेप्थ थी, बल्कि कहा यह गया कि ये फिल्में जासूसों को क्रिंज बनाती हैं, न कि प्रोफेशनल। यानी जहां भारत के पास एक अच्छा मौका था कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनी अपने ही लोग अपने यहाँ पर बनाकर पूरी दुनिया को कन्विंस किया कि उनकी एजेंसी टॉप क्लास है, उनके एजेंट्स टॉप क्लास हैं, भारत हमेशा ऐसी जगहों पर मिस कैसे कर गया? दुनिया से बाकी चीजें तो हम कॉपी कर लेते हैं, जहां अपने एजेंट्स को, अपनी सुरक्षा एजेंसियों को हमें हीरो दिखाने का मौका मिलता है, हम हमेशा उनको बीच पर कम कपड़े पहने सिक्स पैक दिखाते हुए नचा देते हैं और हमको लगता है इसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होगी। भाई कलेक्शन 100, 200, 500, 1000 करोड़ ये फिल्में कर लेंगी, लेकिन आपके जो एजेंट्स हैं इन फिल्मों के थ्रू सिर्फ कार्टून लगेंगे या अनरियलिस्टिक लगेंगे। खैर, स्पाई मूवीज को लेकर और भारत में एजेंट्स की लाइफ पर बनी फिल्मों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, पहले की मूवीज और धुरंधर में कौन सी बेटर लगी आपको? और क्या एक सेक्शन जो धुरंधर को क्रिटिसाइज कर रहा है वो सही क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, और धुरंधर पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। भाई एक बात बताओ, क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, मूवी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, और वो भी एक हद तक ही, मैं कहूंगा। या तो आप ये समझ लो कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना बहुत वो हो गया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, या फिर उस तरीके से, या सेंसर बोर्ड कहाँ था, इतना कुछ दिखा दिया। दोस्तों, या तो तुमने बाहर की पिक्चरें देखी नहीं है, या फिर तुम ये चीज देखना कि पाकिस्तान में इतनी मूवीज एंटी इंडिया जो सारी ही बनती है उनकी, सारी बनती हैं, लेकिन वहाँ हर कोई उसे, एक बच्चे से बच्चा उसके सपोर्ट में रहता है कि हाँ ऐसी है। यहाँ अच्छे खासे सो कॉल्ड पढ़े लिखे ही, मतलब अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है, इतना तो जाओ, किसी ने मना नहीं किया है, जाओ आराम से जा सकते हो, ऐसे हो जाएंगे। देश के स्पाई को सबसे बड़ी वो लगती है। बताओ, पाकिस्तान तुम्हें रोटी दे रहा है, नहीं, पाकिस्तान का मोटिव क्या है? इंडिया को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये मोटिव है ना उनका। तुम उनके लिए मतलब अपने मूवीज, अपने यहाँ के एजेंट जिनको इतना तगड़े तरीके से दिखाया कि कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं वहां पर, कैसे वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किस हद तक जाते हैं, वो उस चीज का अप्रिशिएट करना। ये कह रहे हो कि सेंसर बोर्ड ने ये कैसे अप्रूव कर दिया, ये कैसे अप्रूव कर दिया? अरे यार, ये अप्रूव, मुझे ऐसा लगता है 90% ना जो ये सब चीजें इतना जिन्हें पाकिस्तान प्रेम है, उनका दूर दूर तक ना कोई रिलेटिव, ना वो खुद, ना तो वो उस वाले ताज वाले उसमें थे, ना वो पहलगाम में थे, ना उरी में उनका कोई गया है, ना जो दिल्ली में हुए थे सरोजनी वगैरह में वहां उनका कोई है। जिस दिन दूर दूर से उनका कोई एक भी इसमें चला जाएगा ना, ये जितनी भी वो है ना, वो पाकिस्तान प्रेम चूल्हे में, या फिर किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाएगा ना, जहां वो सोचा कोई बचा ले मुझे, तब याद आता है कि भाई कैसे भी आ जाए मुझे बचाने के लिए कोई। अब अपने देश के हीरोज के लिए, मतलब अब आपको कैसे भी वो दिखा रहे हो, आप उन हीरोज को या फिर ऐसे आप कैसे कर सकते हो? मतलब यार सीरियसली, और पाकिस्तान के फेवर में तो कहीं से बोल नहीं भैया। देखो, मुझे लगता है कि जो मूवी अप्रिशिएट करने लायक है वो चीज तो है। स्पाइवर्स को तो मैं एंटरटेनमेंट वाइज कहता हूँ, वो जो बना हुआ है ना, जैसे पठान, उसका कोई वास्तविकता से कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कि, और इस मूवी में जिस तरीके से आपको दिखाया गया है एजेंट्स, भाई लिटरली टॉर्चर, हर एक चीज। आप लकी बीस्ट हो गए, इस टाइप के अगर आप पॉडकास्ट भी देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा एक स्पाई किस तरीके से भाई अपनी जिंदगी में मतलब हर वक्त वो कैसे, वो कहते हैं ना, वो एज पर रहता है, एक सेकंड उसके लिए वो रहता है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।